गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, अर्थात रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, या जिसे आप कहेंगे डायरेक्ट एविडेंसेस फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। सर्वप्रथम सन 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक माइखर नामक वैज्ञानिक ने WBC मृत कोशिकाओं अर्थात पश कोशिकाओं के केंद्रक के अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन से एक ऐसा पदार्थ निकाला जिसमें सल्फर की मात्रा कम परंतु फास्फोरस की मात्रा अधिक थी। इस आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह पदार्थ प्रोटीन्स नहीं है, अर्थात यह किसी दूसरे तरह के पदार्थ हैं। चूँकि फ्रेडरिक माइखर नामक वैज्ञानिक ने WBC कोशिकाओं के केंद्र के अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन से इस फास्फोरस युक्त पदार्थ को निकाला था, इसलिए उसका नाम रखा न्यूक्लिन। सन 1889 ईस्वी में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने जब इस न्यूक्लिन के केमिकल नेचर का अध्ययन किया, उस न्यूक्लिन की केमिकल एनालिसिस की, तो उन्होंने पाया कि यह जो न्यूक्लिन है इसका केमिकल नेचर एसिडिक है। इसलिए अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने सन 1889 ईस्वी में इसी न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। कौशल नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि यह जो न्यूक्लिक अम्ल हैं यह दो तरह के होते हैं, डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए जिसे आप राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। दोनों ही में पेंटोज शुगर होती है, लेकिन जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होती है और आरएनए में राइबोज पेंटोज शुगर होती है। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वह डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं, परंतु आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। अर्थात नाइट्रोजन बेस में डीएनए और आरएनए में अंतर यह होता है कि डीएनए में नाइट्रोजन बेस प्यूरिन थायमिन होता है और आरएनए में उसी थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। लेकिन जब अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसे न्यूक्लिक अम्ल दिया तो बताया कि यह केंद्र कोशिकाओं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाने वाला फास्फोरस युक्त पदार्थ है, तो इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि आनुवंशिक पदार्थ की मान्यता प्रोटीन को दी जाए अथवा न्यूक्लिक अम्ल को, क्योंकि इसके पहले सन 1889 के पहले यह माना जाता था कि प्रोटीन ही आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन जब यह देखा गया कि यह जो न्यूक्लिक अम्ल है यह कोशिका के यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक द्रव्य में पाया जाने वाले पदार्थ है, जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कर रहा है, तो इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन को माना जाए अथवा न्यूक्लिक अम्ल को। इस पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए। उन्हीं प्रयोगों में ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग किया सन 1928 ईस्वी में, और हर्शे तथा चेस नामक वैज्ञानिकों ने ट्रांसडक्शन नामक प्रयोग किया। यानी सन 1928 ईस्वी में ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि जो आनुवंशिक पदार्थ यह डीएनए हैं, और उसी बात को ट्रांसडक्शन नामक प्रयोग में और चेस नामक वैज्ञानिकों ने अपना ट्रांसडक्शन का प्रयोग दिया। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के संबंध में, जिसको उन्होंने सन 1928 ईस्वी में दिया था। ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने
एक निमोनिया कारक जीवाणु की 2 जातियों का पता लगाया और वह जो जीवाणु थे जिसके कारण निमोनिया रोग होता है उसका नाम है डिप्लोकाकस निमोनी। इस डिप्लोकाकस निमोनी की 2 जातियां थी, एक ऐसी जो वायरुलेंट थी जिसके कारण यह निमोनिया रोग होता है, उसको संकेताक्षर एच से प्रदर्शित किया गया, और दूसरी उसकी जाति जो नॉन वायरुलेंट होती है इसको संकेताक्षर आर से प्रदर्शित किया गया। तो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने चूहों पर यह ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग किया। सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया कि कुछ चूहों को इस वायरुलेंट यानी डिप्लोकाकस निमोनी की वायरुलेंट प्रजाति जो निमोनिया रोग फैलाती हैं उनको उसमें इंजेक्ट किया, तो देखा कि यह जो चूहे थे यह निमोनिया रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। और जो इसकी डिप्लोकाकस निमोनी की नॉन वायरुलेंट जात थी जिससे निमोनिया रोग नहीं होता है, कुछ चूहों में उन्होंने यह आर वायरुलेंट को जो नॉन वायरुलेंट थे इसको इंजेक्ट किया, तो देखा कि वो चूहे स्वस्थ रहते हैं, अर्थात उनमें निमोनिया रोग नहीं होता है। लेकिन फिर अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया कि यह जो वायरुलेंट जातियां हैं इसको इन्होंने 50 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया ताकि इसके बाहर में डीएनए को छोड़ करके सभी पदार्थ निष्क्रिय हो जाएं। फिर जो नॉन वायरुलेंट थी उनको और वायरुलेंट के निष्क्रिय भाग को इन्होंने एक संवर्धन माध्यम में उसका कल्चर किया और फिर इससे जो एक्सट्रैक्ट इन्होंने तैयार किया उस एक्सट्रैक्ट को जिसमें यस और आर यानी वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट दोनों के जीवाणु थे, लेकिन जो वायरुलेंट थे उसका निष्क्रिय रूप था, इसमें केवल उसका जेनेटिक मटेरियल था, उसको छोड़ करके बाकी सभी पदार्थ उसमें निष्क्रिय हो गए थे। लेकिन जो नॉन वायरुलेंट थे आर स्ट्रेन के जीवाणु थे यह कंप्लीट रूप में इसमें थे और इससे जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट तैयार किया उसको एक स्वस्थ चूहे में इंजेक्ट किया, तो देखा कि यह स्वस्थ चूहा भी निमोनिया रोग से ग्रस्त हो जाता है। अपने इस प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने कहा कि जो वायरुलेंट इसका स्ट्रेन था यह नॉन वायरुलेंट को भी निमोनिया ग्रस्त कर दिया, यानी निमोनिया ग्रस्त उसको डिप्लोकाकस बैक्टीरिया के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको परिवर्तित कर दिया। इसीलिए इसके एक्सट्रैक्ट को जब चूहों में इंजेक्ट किया गया तो वह भी निमोनिया ग्रस्त हो गए। इसके बाद सन 1952 ईस्वी में हर्शे और चेस नामक वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशालाओं में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रयोग किया और हर्शे और चेस के प्रयोग ने तो यह 100% साबित ही कर दिया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। हर्शे और चेस नामक वैज्ञानिकों ने रेडियोएक्टिव ट्रेसर विधि से इन्होंने अपना प्रयोग किया और उसमें क्या किया इन्होंने कि एक T2 बैक्टीरियोफेज का इन्होंने ई कोलाई यानी इस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु पर अपना प्रयोग किया। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस को कहा जाता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं, संक्रमित कर देते हैं। तो जब इस T2 बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई नामक जीवाणु के साथ उन्होंने संवर्धन किया तो देखा यह है कि यह जो T2 बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन है यह इस ई कोलाई की कोशिका के बाहर ही रह जाता है,
केवल उसका जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए इसमें प्रवेश करता है। इसके आधार पर हर्शे और चेस नामक वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इस तरह से ग्रिफिथ और हर्शे तथा चेस नामक वैज्ञानिकों के प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। थैंक यू।